बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हम अपने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू ये होगा कि दिल को दिल से राह होती है। यानी दिल जो है, दिल की बीमारियां और दिल से रेलिवेंट जितने भी मामलात होते हैं ये क्यों होते हैं, दिल को काम करने में तकलीफ़ कब होती है, दिल के मसाइल क्यों शुरू होते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, फिर दिल की बीमारियों से बचाव के तरीका क्या होते हैं। आज के दौर के अंदर अगर हम मानसून की बात करें तो डिहाइड्रेशन क्यों होती है या इस दौरान में दिल की बीमारियां क्यों बढ़ती हैं, फिर दिल के साथ कोलेस्ट्रॉल का क्या लिंक होता है, इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे। इसकी हम इन्वेस्टिगेशन पे भी बात करेंगे, डायग्नोसिस पे भी बात करेंगे और होम रेमेडीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे और आपके स्लीप पैटर्न को भी देखेंगे और आपकी डाइट हैबिट्स को भी चेंज करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे नाजरीन हमेशा जानते हैं कि हम जब भी अपने स्टूडियो में होते हैं, हम चूँकि साइंटिफिक डॉक्टर हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों के नॉलेज को अपडेट भी किया जाए, आपको वेल अवेयर भी किया जाए ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। आज मेरे साथ स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत जिनको मैंने अपनी स्टूडियो में दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आसिफ इसहाक साहिब जो कि चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब की अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, डॉक्टर साहब की अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, डॉक्टर साहब की अगर मैं सर्विस की बात करूं तो प्रोग्राम का आधा हिस्सा गुजर जाएगा। डॉक्टर साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। हमारी मेडिकल कम्युनिटी से लेके हमारी पैरामेडिकल कम्युनिटी जितनी भी है, ये सोशल मीडिया के टूल्स इस्तेमाल करने वाले लोग डॉक्टर साहब के नाम से बाखूबी वाकिफ़ हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सेटेलाइट टीवी और डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी सर कि आपने इनवाइट किया और एक सेंसिटिव मौजू के ऊपर बात करने के लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि हमने जब भी आपको याद किया, शॉर्ट नोटिस पे जब हम चाहते हैं आपको बुला लें। अच्छा सर, जैसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो हमारे हमेशा ये कोशिश होती है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, एजुकेशनल जर्नी, कि आपने किस तरह तालीम हासिल की, क्या हर्डल्स आई, क्या मुश्किलात आई और आज आप किस स्टेज पे खड़े। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो जो मेरी स्पेशलिटी है इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलन दियां जाने हो। ठीक है। तो ये एक ऐसी स्पेशलिटी है सर जो वैस्ट स्पेशलिटी है। ठीक। और इसके किसी एक सेगमेंट को किसी एक सेशन के अंदर कवर नहीं किया जा सकता। ठीक। तो जहाँ तक बात है कि दिल के ऊपर मौसम के सरात, तो वो भी बहुत सारे शायरों ने जो है उसको बड़े मुख्तलिफ अपने अपने अंदाज के अंदर उसको एक्सप्लेन किया है। सर तो मेडिकल में ज़ाहिर है जो मौसमी सरात हैं वो दिल के ऊपर असरअंदाज होते हैं। सर और जो आपने बात की ये इस मौसम की, बरसात के मौसम की, सर जिसके अंदर नमी का तनासब काफ़ी बढ़ चुका होता है सर, और साथ साथ फिर डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती अच्छा सर, वैसे जैसे आपने जब एजुकेशनल जर्नी शुरू की तो उस दौरान में ये ख्याल कैसे आया कि मैंने कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है? देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट ये मेरा एक पसंदीदा शोबा था सर। और मेरे एक सीनियर प्रोफेसर जो थे उनको मैं घर में कंप्यूटर सिखाया करता था। मैं उनका उस्ताद भी था और कॉलेज में वो मेरे उस्ताद थे। तो बहुत ही लेजेंड शख्सियत थे, कार्डियोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा उनका नाम था सर। तो उन्होंने इस इंटरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है। कि आने वाले वक्त में कार्डियक डिजीज़ बहुत ज़्यादा इसका बढ़ जाएगी, बर्डन बढ़ेगा। ठीक है। और ये एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसके अंदर आप लोगों को बेहतर सर्व कर सकते हैं अदर दैन भी स्पेशलिटीज़। तो उस्ताद जो होता है ना वो अपने शागिर्द में से असेस करता है कि इसका रुझान किस फील्ड के अंदर है और किस में ये अपनी एक्सपर्टीज़ कर सकता है।
तो मेरी जो ग्रेजुएशन है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से की थी। है, ठीक है वहीं की मेरी ट्रेनिंग्स है। सर। और बाकी मोस्ट ऑफ दी मेरी जॉब जो है वो लाहौर से ही कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है। ठीक। जी। अच्छा सर, एक तो ये हो गया कि आप दिल की बीमारियों की तरफ आए। जैसे आपने कहा दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलानियाँ जाने हो, तो लोग भी ये समझते हैं कि जिस तरह दिल की इतनी गहराई की बात होती है तो दिल का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो हम लोगों को अगर ये समझाएं कि वो दिल की हिफाजत करें तो कैसे करें? देखो, दिल की हिफाजत का सबसे पहला नंबर 1 असूल ये है कि दिल को इत्मीनान में रखें। ठीक है। तो दिल इत्मीनान में तभी रहता है जब आप मुश्किलात से बचें, परेशानियों से बचें। ठीक है। और परेशानियों से बचने का असूल नंबर 1 ये है कि आपका तकवा अल्लाह हो, आप अल्लाह ताला पे तकवा रखते हो। ठीक है। ज़िंदगी में साबिर और शाकिर हो। मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं ये तो और आनी जिंदगी का ही हिस्सा होती है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ज़िंदगी को इसी तरह हर किसी ने गुजारना है। ठीक। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके लिए मुश्किलात नहीं आती। ठीक। तो जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो लामहला आपकी दिल की धड़कनों का बेतरतीब होना जो है वो पॉसिबल होता है। ठीक। और उसके बाद फिर आप एक एंजाइम है ल्यूकोट्रिन 6, सर। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो रिलीज़ होता है। जब वो रिलीज़ होता है तो वो ऐसे इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है सर। जो दिल की नालियों में सोजिश का बायस बनते हैं। ठीक। सोजिश होगी तो लामहला उसमें तंगी आएगी। जब तंगी आएगी तो फिर आपके दिल की जो पट्टे हैं उनको बेहतर खून नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम आने की वजह से दिल की जो कारकर्दगी है वो मुतासर होगी। ठीक है। तो फिर ये पहली चीज़ तो ये कि दिल को पुरसकून रखें, दिल को इत्मीनान में रखें। अच्छा सर, यहाँ पे अगर हम सोशल थोड़ी सी बात करें, जितने भी शायर गुजरे हैं या जितने भी हमारे सूफिया इकराम गुजरे हैं तो इनकी ज़्यादा फोकस दिल के ऊपर होता है। ये जब भी किसी की इस्लाह करते हैं तो उसको कहते हैं, अगर कोई जिक्र भी करते हैं तो उसकी ज़रब दिल पे लगाते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है सर? उसकी वजह यही है कि ज़िंदगी में आप ये देखें कि इंसान के अंदर जो 2 आर्गन्स अल्लाह ने बनाए हैं, एक दिमाग है और एक दिल है। ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी सिग्नल का काम करते हैं। दोनों डिपेंडेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरा उसका ऑपरेटरली उसको जो है वो करता है। और ये एक बड़ी खूबसूरत इसमें ब्यूटी है जो बहुत कम डिस्कस की जाती है। ठीक है। कि अल्लाह ना करे जिस्म के अंदर जब बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है और खून की कमी वाक़ होती है तो ब्रेन से मुख्तलिफ जगह पे सिग्नल्स आते हैं कि कौन कौन से एरिया से कहाँ से जो ब्लड डेफिशिएंट है उसको मैनेज करना है। ठीक है। और कौन कौन से एरियाज की सप्लाई को है उसको शट डाउन करना है। ठीक है। तो जब बहुत बड़ा क्राइसिस बढ़ जाता है ना तो ब्रेन कभी नहीं कहता कि मेरी सप्लाई बंद कर दो। ठीक है। वो दिल को कहता है कि अपनी सप्लाई बंद कर दो। तो जाहिर है, हालांकि उसे पता होता है कि जब दिल पंप करना बंद करेगा तो फिर अल्टीमेटली ब्रेन डेथ भी हो जाएगी। ठीक। तो इसलिए जो होता है ना, दिल जो है वो एक जज्बात का महवर है। ठीक। और दिमाग जो है वो लॉजिक्स पे बेस करता है, वो दलाइल जो है उसी के साथ फैसले करता है। तो इसलिए शायर जो है ना वो कहता है कि जो दुनिया है वो जज्बात बेस्ड है। ठीक है। और वो जो फीलिंग्स होती है उसको वो कन्वर्ट करता है। हाँ, लेकिन ये है कि जो मुदब्बर लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, लॉजिक बेस्ड ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, दलाइल से अपने आप को साबित करें। और दिमाग के फैसले ठीक होते हैं, दिल के फैसले इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं। ठीक है। और फैसला वो करना जो दिमाग शायर कहता है कि नहीं, अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको दिल की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग जो है ना वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं जो सिंपल लोग होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। जी जी। तो वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब दिल के वाल कितने होते हैं? जी जी जी। और कितने बंद हो जाएं तो हम जिंदा रह सकते हैं? अच्छा, पहली बात ये है कि ये कभी भी मौजू ना कम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारे सीनियर्स ने भी डिस्कस किया है, कोलीग्स ने भी डिस्कस, लेकिन बहुत कम डिस्कस हुआ है सर कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जो हार्ट अटैक होता है उसमें पेशेंट के साथ जो इशू है वो क्या होता है। ठीक। तो दोनों को कभी सेपरेट नहीं किया गया कि दिल की जो शरेयानें हैं जो दिल के मसल्स को, कार्डिक मसल्स को सप्लाई करती हैं, दैट वाज द कोरोनरी आर्टरीज सर, तो उनकी ब्लॉकेज होती है जिसको एंजियोग्राफी के ज़रिए देखा जाता है। ठीक। अब उसमें 1 2 3 या उनकी जो
नेक्स्ट ब्रांचेस हैं उनकी सर। बात की जाती है। सर तो जब उसकी रिपोर्ट होती है तो मरीज़ जाके उन शरियानों की बंदिश की बात नहीं करता, तंगी की बात नहीं करता या बंद होने की बात करता है, तो वो कहता है मेरे दिल के वाल्व बंद हो वाल गए। बंद हो गए। उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में शायद हम प्रोफेशनल्स का एक रोल रहा है कि हम शायद अच्छे तरीके से काउंसल नहीं कर पाते सर कि वेल्व्स जो होते हैं वो दिल के अंदर होते हैं। ठीक है। और उसमें आपने इब्तदाइये में इंट्रो में आपने बड़ी प्यारी बात की थी कि दिल को दिल से राह होती है। ऐसे ही तो अल्लाह ने जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाया है उसमें वाकई दिल को दिल उसकी से राह राह भी है, अंदर से बनाई। दिल को दिल से राह है। ठीक। तो वो जो वेल्व है वो दिल के अंदर के सिस्टम को और प्रेशर मैनेजमेंट को करते हैं। ठीक। उनका ख़राब हो जाना वो एक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है ठीक। और उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सर वो एक सर्जिकल और अब तो खैर नॉन सर्जिकल भी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं उसकी सर। के वेल्वुलर डिजीज़ की। लेकिन यूजुअली लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन है वो दिल के नालियाँ जो हैं कॉर्नरी आर्टरीज़ की जो तंगी है उनको वो दिल के वाल समझ के बात करने की कोशिश करते हैं कि जी मेरे इतने वाल बंद हैं। बॉल बंद है। अच्छा सर, हमने देखा है कि डिफरेंट रूरल एरियाज़ के अंदर, छोटे शहरों में, कस्बों में, देहातों में, जब कभी आप कैंपिंग के लिए निकलते हैं, फ्री मेडिकल कैंपिंग करते हैं, तो लोग वहाँ पे आते हैं कि मेरा बच्चा छोटा सा, उसके दिल में बचपन से सुराख है। ये दिल में सुराख वाली रियलिटी क्या है या कोई मिथ है? नहीं, मिथ नहीं है। देखें ये जैसे पैदाइशी बीमारियां हैं, ये जीन्स एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, सर कंजेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उसमें फैमिली जेनेटिक्स भी काम करती है। उसमें डिफरेंट ड्रग्स जो माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेती है सर तो उनके इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। ठीक। और कुछ अल्लाह का एक निज़ाम है। तो उन एबनॉर्मेलिटीज़ में से एक एबनॉर्मेलिटीज़ ये है कि दिल के अंदर कुछ पैदाइशी बगाड़ पैदा हो जाते हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो इब्तदाई तौर पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, सर कुछ जाके लेट एज में उनका पता चलता है। ठीक। तो इसलिए ये एक रियलिटी है। और हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर है इसके अंदर हमारी तरजीह सेहत नहीं है। ठीक है। हम अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल वही सलूक करते हैं जो हम अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ी के साथ करते हैं। ठीक है। और वो सलूक ये है कि जब उसने ख़राब होके चलने से इनकार कर देना है फिर हमने वर्कशॉप लेके जाना है। वैसे उसको नहीं हम देखा। कभी उसकी रूटीन चेकअप नहीं करते। ठीक। इसी तरह हम हेल्थ का कभी रूटीन चेकअप नहीं करते। ठीक है। और जो दुनिया का सबसे एक खूबसूरत और सबसे एक मुश्किल प्रोसेस होता है वो एक माँ का हमल और बच्चे की पैदाइश तक का मरला है। ठीक है। तो उसमें हमारी सोसाइटी से बदकिस्मती में उसको प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं रखा जाता। ठीक है। हमें से हर बंदा ये चाहता है कि बच्चा तो पैदा हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी सेहतमंद पैदा हो और बच्चे की माँ भी सेहतमंद रहे। ठीक है। तो अगर इसको तरजीह दी जाए तो जब बच्चे की प्लानिंग कर रहे होते हैं तब भी माँ के सारे बेसिक टेस्ट होने चाहिए और बल्कि शादी से पहले ठीक। मियाँ बीवी के टेस्ट होने चाहिए। और फिर हमल से लेके पैदाइश तक के मामलात में जो एक स्टेप्स हैं, अच्छे सेंटर्स के इसके ऊपर अच्छे जो स्नोलॉजिस्ट हैं, अच्छे इक्विपमेंट के ऊपर उनके जो है ना स्कैन होने चाहिए सर ताकि ये जो कंजेनिटल एनॉमलीज हैं इनको टाइमली एड्रेस किया जाए। तो ठीक। इससे ये नंबर कम हो सकता है, ठीक हो। कम हो सकता है। तो इसलिए और फिर जो गैर ज़रूरी मेडिसिन का इस्तेमाल छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जाके ऐसे डॉक्टरों से अद्वियात ले लेनी सर जिनको ये नॉलेज नहीं होता कि ये दवाइयाँ असर हमल क्या के दौरान करेगी और नहीं दी इनका रूट जाती, क्या है? नहीं देनी चाहिए और इनके देने से बुरे असरात हो सकते हैं। तो वो उनकी कमी है, उसका फुकदान है ठीक हमारे हो। सोसाइटी। अच्छा सर, ये जैसे हम देखते हैं कि आजकल लोगों में मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, फिर आजकल स्किन से रेलिवेंट डिफरेंट किस्म के मल्टीविटामिन्स लोग गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो इनके भी कोई इफेक्ट होते हैं दिल के ऊपर? डेफिनेटली होते हैं। सेल्फ मेडिकेशन तो कहीं पे भी रिकमेंडेड नहीं है, पूरी दुनिया में रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन हम तो पहले हम सेल्फ मेडिकेशन करते थे कि किसी एक ने इस्तेमाल कर ली दवाई तो उसने घर वाले को दूसरे को बता दिया कि मैं ये ले रहा हूँ, मेरा बड़ा फ़ायदा होता है, और तुम भी यही ले लेनी लो। शुरू कर दो। इवन कि हमने देखा शुगर और दिल की दवाइयाँ भी हालांकि एक दूसरे शुगर और को- दिल की बीमारियाँ जो होती हैं वो हर मरीज़ के लिए मुख्तलिफ होती हैं। उसकी बीमारी, उसकी अलामात, उसके हिसाब से उसका एडवाइस किया जाता है, सर तजवीज़ किया जाता है। लेकिन रूटीन में अब ज़ाहिर है गूगल आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तो जो बीमार होती है उसी के मुताबिक हम इनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं।
जिसके बुरे असरात की वजह से दिन ब दिन लिवर डिजीज़ बढ़ती जा रही है, किडनी डिजीज़ बढ़ती हैं, तो इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। ठीक। अच्छा सर, अगर हम आज के मौसम की बात करें, मानसून की, गर्मी के मौसम की, तो हमारे मुल्क के अंदर और बर-ए-आज़म एशिया के अंदर एक कल्चर है, दूध सोडे का बेदरेग इस्तेमाल है, मिल्क शेक जो मैंगो का बनाया जाता है उसका बेदरेग इस्तेमाल है, तो इनका बेदरेग इस्तेमाल भी आपको दिल की बीमारियों में कन्वर्ट करता है? डेफिनेटली करता है। देखें, हर वो चीज़ जिसकी ज़्यादती है, वो कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी में, जब आप उसका बैलेंस ही नहीं रखेंगे, उसको मुतवाज़न ही रखेंगे, तो उसके नुकसानात होंगे सर। बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर नमकियात की मकदार जो आपके जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा है, जब वो आप लेंगे तो ज़ाहिर है वो आपके ब्लड प्रेशर पे भी इफ़ेक्ट करेगी और आपकी दिल की तकलीफ़ भी जो है उसको बढ़ा देगी। और स्पेशली मानसून के मौसम में तो मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ कि वो मरीज़ जिनको पहले ही सांस की बीमारी है या वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं सर, तो इन दिनों में तो उन्हें खाने पीने में और बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए सर, क्योंकि ज़ाहिर है जब नमी का तनासब कम होता है उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो फिर वो चीज़ें ख़राब होने से उनकी तबीयत ख़राब होती है और फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ठीक। अच्छा सर, दूसरा हमने ये देखा है कि आजकल जितने भी हमारे दिल के हॉस्पिटल होते हैं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी है और आपका एक्सपीरियंस भी है, कि वहाँ पे लोगों को अगर गैस है, कब्ज़ है, वो ऐसी सूरत हाल में भी ईसीजी करवाने चले जाते हैं कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। और ये ईसीजी का बेसिक टेस्ट हम किस लिए करवाते हैं और ये कब करवाना चाहिए? देखें, ईसीजी का टेस्ट की नंबर 1 इंडिकेशन है कि हर उस शख्स की ईसीजी हो जानी चाहिए जो कहता है कि मेरे सीने में दर्द है, बोझ है या दबाव है। ठीक है, ये सारी दर्द की अलामतें हैं। बोझ भी एक दर्द होता है, ठीक है, जलन भी एक दर्द है, घुटन है, जलन है, बाजू में दर्द है, जबड़े में दर्द है, गर्दन में दर्द हो रही है, सांस में तंगी महसूस हो रही है, ईसीजी होनी चाहिए। ये एक बेसिक टेस्ट है। ठीक है, और इससे बहुत सारी, और उसके बाद फिर एक सर्टन एज है जहाँ पे आपको साल में एक दफ़ा तो आपको ईसीजी मस्ट है, आपकी फिटनेस के लिए होनी चाहिए, और 40 साल के बाद तो फिर इसको 6 मंथली एक चेकअप का एक हिस्सा है मेडिकल चेकअप का जो आपका होना चाहिए। तो इसलिए ईसीजी ऐसा टेस्ट नहीं है अब जिसके लिए पब्लिक अवेयर नहीं है। ठीक है, पब्लिक अवेयर है, और ईसीजी हमेशा ऐसी जगह से करानी चाहिए जहाँ पे ईसीजी करने वाले वेल ट्रेंड हो। ठीक। ईसीजी एक बड़ा टेक्निकल इक्विपमेंट है। ठीक है, इस टेक्निकल इक्विपमेंट को करने वाले को होनो अगर पूरी है तो उस पूरी टेक्निक के अंदर जो है वो ईसीजी की जाती है सर। और अगर एक्सपर्ट नहीं है तो ईसीजी गलत हो सकती है और उसकी फिर इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकती है, क्योंकि ईसीजी पढ़ने वाले भी बहुत महदूद लोग हैं, बाज़ दफ़ा उल्टी भी पढ़ रहे होते हैं जो ईसीजी को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ईसीजी जो है उसके ऊपर सेल्फ रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसके एक्सपर्ट से ही उसकी रिपोर्टिंग लेनी चाहिए। ठीक। अच्छा सर, इसमें एज की क्या लिमिट्स होगी? अगर ये बच्चों में, बड़ों में, सब में ईसीजी की जा सकती है या कोई एज लिमिट होती है? नहीं, एज लिमिट तो कोई भी नहीं है। एज लिमिट तो हर एज में की जा सकती है, जब आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो हर एज में की जा सकती है। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें ना कोई जेंडर का वो है और ना एज का भी कोई इशू है। ठीक है। अच्छा सर, जब ईसीजी के लिए मरीज़ जाता है तो इसकी कोई ऐसी एडवाइस भी होती है कि जी आपने ये ना किया हो, खाना ना खाया हो, या कोई कंडीशन एमरजेंसी बेस पे किसी भी वक्त की जा सकती? नहीं, ईसीजी के लिए तो मेरा कोई ऐसी एडवाइस नहीं है सर। बस मर्द हजरात के लिए ईसीजी में एक एडवाइस ज़रूर है जिसका मर्द भी ख्याल नहीं करते और ईसीजी करने वाले भी ख्याल नहीं करते, कि मर्द हजरात के एक नेचुरली सीने के ऊपर बाल होते हैं सर। जिन बालों की वजह से जिस इक्विपमेंट से किया जाता है वो प्रॉपरली समटाइम नहीं अटैच होते इलेक्ट्रोड्स, तो वो उसकी सफाई करके जानी चाहिए, घर से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि कोई और करेगा। इसी तरह फीमेल्स के अंदर फीमेल्स की ईसीजी करते हुए फीमेल टेक्नीशियन का होना या फीमेल नर्स का होना बहुत ज़रूरी है सर। और उसकी पूरी प्राइवेसी को सिक्योर किया जाए और इसके साथ ही फिर प्रॉपर ईसीजी हो सकती है ताकि उसके पूरे प्रोटोकॉल्स को किया जाए। बाकी ये कि उसके ऊपर बाकी चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि जो उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस है। ठीक। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर आसिफ इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त और मुदल्लल गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो सर के साथ मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कि दिल की बीमारियां की वजूहात क्या होती हैं, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, फिर इसके अलावा अगर आपने जो टेस्ट करवाने होते हैं या आपका लाइफस्टाइल बदलना होता है या डाइट हैबिट्स को जो चेंज करना होता है, ये कैसे किया जा सकता है। इस सारे मौज़ूआत पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे थे। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात ये करेंगे कि स्पेशलिटियाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं, मरीज़ भी बढ़ता चला जा रहा है, हॉस्पिटलों की तादाद भी बढ़ रही है, मरीज़ों की तादाद भी बढ़ रही है। इसकी वजूहात क्या होती हैं। फिर इस तरह जब आप किसी एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को विज़िट करते हैं, एक अच्छे क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर को देखते हैं, तो उनके क्लिनिक्स किस तरह के होने चाहिए, उनकी एथिकल पोजीशन क्या होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें देखें तो आपको पता चले कि एक अच्छा कंसल्टेंट है जो मुझे प्रॉपर कंसल्टेट भी करेगा और इसके अलावा मेरी मेडिकेशन भी करेगा और मेरी लाइफ में आसानी पैदा करने की कोशिश करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ इसहाक साहब, जो कि चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब की बेशुमार जो उम्र का एक हिस्सा है वो इसी एक्सपर्टीज़ में गुजर चुका है, तो इसलिए हम डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि मैंने ये बात की कि स्पेशलिटियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, मरीज़ भी बढ़ते चले जा रहे हैं, इसी तरह हॉस्पिटल भी बढ़ते जा रहे हैं, इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी भी बहुत है, लेकिन मरीज़ों का रश भी वैसे ही है। तो आप इसकी मेन काजेज़ क्या समझते हैं? देखें, जो मेन काजेज़ तो वही हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर तवज्जो देनी छोड़ दी है सर। तो जो लाइफस्टाइल है, एक तो मेजर फैक्टर तो यही है, यानी खाना पीना, उठना बैठना, सोना, कि हमारा अब हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमने कंफर्टेबल जोन में चले गए हैं। ठीक। और दूसरा, हम जो खा पी रहे हैं उसके ऊपर भी हम मोहतात नहीं है कि हमें खाना पीना क्या है। सर। दूसरी बात, बीमारियों का जो है बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाने की वजह यही है कि हम एक बीमारी का इलाज कराने के लिए जाते हैं और उसके साथ एक और बीमारी आ जाती है। सर। मिसाल के तौर पे कि दिल का मरीज़ दिल की दवाई के लिए जब जाता है तो लामहला उसकी ज़रूरत है कि उसे खून पतला करने की दवाई दी जाए। ठीक है। और बहुत सारी दवाएं ऐसी आ गई हैं अब जो खून पतला करने के, जिनके ऊपर प्रोटीन कोटिंग होती है, जो मैदे को गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव है। सर। लेकिन इसके बावजूद भी मैदे की तकलीफ उस पेशेंट को बढ़ जाती है, तो फिर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का मरीज़ भी बन जाता है। ठीक है, यानी एक बीमारी के साथ 7-8 बीमारियां और अच्छा, अब इस बीमारी को उसने सर पे सवार कर लिया है, ठीक है। जब उसने सर पे सवार कर लिया तो अब उसको एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो गया, तो अब वो साइकेट्री का पेशेंट भी बन गया। ठीक है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के सेशन और साइकेट्री की तो दवाइयां अब होता ये है कि हम उसकी साइकोथेरेपी की बजाय हम एक मेडिसिन और ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो उसकी नंबर ऑफ टैबलेट्स बढ़ती जाती हैं। ठीक है, यानी एक से शुरू हुआ 8-10 पे जो अपनी अलामत वो बताता जाता है, तो हम अपनी मेडिसिन की दवाइयाँ ऐड करते हैं। जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। होना यही चाहिए कि जब आप अच्छे क्लिनिशियन की निशानी यही है कि अपने पेशेंट्स को कम से कम अद्वियात के साथ लेके चले और उसकी डायग्नोसिस जो है वो उसकी ऐसी होनी चाहिए जिसका वक्त के साथ साथ उसकी काज जो है वो ट्रीट हो जाए और उसकी मेडिसिन से अगर जान छूट सकती है तो छूट जाए या नंबर ऑफ टैबलेट्स बहुत कम हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ वो होता है फिजिशियन की प्रायोरिटी के मेरे क्लिनिक में जो आने वाले पेशेंट्स हैं उनका एज ग्रुप क्या है सर और उनकी ज़रूरियात क्या है। ठीक है। तो जो दिल के मरीज़ हैं उनकी नंबर 1 ज़रूरत यही है कि जब वो डॉक्टर के क्लिनिक में आते हैं तो डॉक्टर्स का जो स्टाफ उन्हें रिसीव करता है वो बड़ा वेलकमिंग होना चाहिए। ठीक। और वो इंतहाई खुश अखलाकी के साथ डील करे सर। और उनमें से अगर कोई भी शख्स का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो वो उनके ब्लड प्रेशर पे भी असरअंदाज होगा, उसकी दिल की धड़कन पे भी असरअंदाज होगा। तो जब डॉक्टर चेक कर रहा होगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी बेहतर नहीं आएगा, इसी चीज़ भी बेहतर नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा, जो वेटिंग एरियाज़ हैं वो इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि उनकी जो एनवायरनमेंट्स है, जो उसका इंटीरियर है वो बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, जो स्ट्रेसफुल ना हो। पानी की फरावानी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे पानी जो है पेशेंट को पेश भी किया जाए, अगर नहीं पेश कर भी सकते तो उसकी अप्रोच में हो। ठीक। तो इसी चीज़ होती है। दिल के मरीज़ ब्लड प्रेशर की और पेशाब और मेडिसिन के ऊपर होते हैं सर। उन्हें वॉशरूम की बार बार ज़रूरत होती है। ठीक है। और मोस्टली उनमें वो पेशेंट्स होते हैं जो व्हीलचेयर डिपेंडेंट होते हैं। तो ज़्यादातर यही है कि जो वेटिंग एरियाज़ हैं
वो बिल्कुल डिसेबिलिटी को सामने रख के नहीं बनाए जाते। सर वहाँ वॉशरूम तक जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक। तो अल्टीमेटली वो पेशेंट के लिए एक तकलीफ दे प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। सर तो इसके लिए पेशेंट फिर अवॉइड करता है डॉक्टर को फ्रीक्वेंटली विजिट से ना। तो ये सर हम देखते हैं जितने भी बड़े सेटअप हैं गवर्नमेंट लेवल पे या जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत ज़्यादा होता है, रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे उनको देना तो मुश्किल नहीं हो जाता? ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है बहरहाल, ठीक है। ये एक क्लेम एक्सक्यूज़ है। रश पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स पे आप यानी मैनेजमेंट फेलियर है पूरी कि आप दुनिया के एयरपोर्ट्स के ऊपर रश होता है, लेकिन वहाँ हर तरह की आपको फैसिलिटी मौजूद होती है सर रश आवर्स में। पूरी दुनिया के बड़े बड़े मॉल जो हैं उनके ऊपर रश होता है, लेकिन वहाँ सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। ठीक। तो हमारी स्पेशली डॉक्टर कम्युनिटी को ज़रूर तरजीह देनी चाहिए कि उनके जो क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी दिल का मरीज है, हाँ, ऊपर से उसको वहाँ अगर तो सहूलतें नहीं मिलेंगी, उसको एक कंफर्टेबल जोन जो है वो देना उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो वो उसको देना चाहिए। और ये एक पेशेंट के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक सपोर्टिव मेजर होगा। सर दूसरी चीज़ कि डॉक्टर को कैसा होना चाहिए और स्पेशली दिल के डॉक्टर को कैसा होना चाहिए। यानी दिल का दर्द लेके अगर वो एक जगह पे जाता है तो वहाँ से एक नया दर्द नया दर्द ना लेके आ जाए। बिल्कुल आपने बेहतरीन बात की। देखें डॉक्टर जो है बहुत शफीक एक प्रोफेशन है। ठीक। तो मरीज़ के साथ इतने प्यारे तरीके से बात करें, भले 2 मिनट में करें। ये आपको हुनर सीखना है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है ना, सीखना है हुनर, बात करने का सलीका सीखना है कि इतने प्यार से कहते हैं ना तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो वो इतना अच्छा तरीका होना चाहिए कि मरीज़ खुश हो जाए और रिलैक्स हो जाए। ठीक। और मरीज़ को ये कह के कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम ठीक नहीं हो रहे हो या तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, कि जी आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और पहले से आप बेहतर है। ठीक है। ठीक है। और अगर आप इससे बेहतर अंदाज में दवाइयाँ खाते रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जब हमारे डॉक्टर्स का एक जो आदत बन चुकी है कि हम में से बेशतर जो है ना वो मरीज़ की गुफ्तगू को सुन के और उसी के मुताबिक ही दवाई लिख के देने को तरजीह देते हैं, जबकि डायग्नोज नहीं करते। मरीज़ जब आपको पूरे पैसे अदा करता है, आप समझते हैं कि अगर आप एक कोई भी मशीन किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएं और वो आपको आप बताएं कि ये मेरी मशीन ख़राब है और वो आपकी बात सुनने के बाद एक कागज़ के ऊपर उसका तरीका लिखे ठीक होने का और वो पेपर जो है वो आपकी मशीन के ऊपर चिपका दे, तो क्या वो मशीन ठीक हो जाएगी? या आपको अपना माइंड भी इम्प्लाई करना है। हाँ, आपको उस मरीज़ को क्लिनिकली देखना है। ठीक। जो एक तरीका है साइंटिफिक। ठीक। आपका मरीज़ भले आपको उसकी सारी बीमारी का पता है, वो मुतमिन हो जाता है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे तसल्ली के साथ चेक किया, प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो किया। फिर अगली बात ये है कि मरीज़ को जब दवाई लिखनी है तो फिर ये भी उसका राइट है कि आपने उसको दवाई खाने का तरीका समझाना है। ठीक। कि सुबह शाम लेनी है, खाने से पहले नहीं है, खाने से। अगर आप बहुत मसरूफ़ डॉक्टर हैं तो आपके पास एक शाइस्ता गुफ्तगू करने वाला जो अटेंडेंट ऐसा होना चाहिए जो पेशेंट को पूरी काउंसल करे कि आपने डाइट कैसे लेनी है और आपने जो मेडिसिन है उसके तरीक़ाकार क्या है और ख़ुराक का आपका खाने का तरीक़ाकार क्या है, आपके सोने उठने के औकात क्या होने चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून के मौसम के अंदर दिल की बीमारी वाला मरीज़ वॉक कर सकता है? वॉक कर सकता है, वॉक में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन मोहतात अंदाज में करनी चाहिए, वेल डिहाइड्रेटेड रहना चाहिए सर। और ऐसे औकात में करनी चाहिए जब ऑक्सीजन का तनासब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। जिसमें स्पेशली अर्ली और मॉर्निंग वॉक जो है वही रिकमेंडेड है। तो कोशिश करनी चाहिए कि शाम के औकात में ना जाए, हबस होता है। ठीक। उसके अंदर फिर मामला ख़राब होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जैसे हम देखते हैं कि दिल के मरीज़ों की जो बुक होती है उसके ऊपर जैसे आपने बताया कि खून पतला करने वाली दवाई भी शामिल होती है, डायोरेटिक भी लिखी होती हैं, जो पेशाब आवर दवाइयाँ भी होती हैं, इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी होती हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि खून पतला करने वाली और पेशाब आवर जो अद्वियात होती हैं इनसे दिल का मरीज़ कमज़ोर भी होता है? देखें, खून पतला करने वाली अद्वियात से कमज़ोर तो नहीं होता, लेकिन खून पतला करने वाली अद्वियात का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि खून के पतला होने का जो म्यार है उसको हमेशा जांचते रहना चाहिए। ठीक। जो कि जिसमें सुस्ती बरती जाती है।
सर जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ऐसे पेशेंट्स को होते हैं ठीक और खून की कमी का शिकार वो पेशेंट्स होते हैं। ठीक दूसरी चीज़ जो बात की है आपने डायूरेटिक्स की, डेफिनेटली डायूरेटिक्स से दोनों तरह की कमज़ोरियाँ होती हैं जिस्म के अंदर, एक नमकियात की कमी की वजह से भी और इसके इम्बैलेंस की वजह से भी वीकनेस होती है। सर और दूसरी चीज़ ये है कि जब पेशेंट को बार बार वाशरूम जाना पड़ता है तो एक फ़िज़िकल एग्जर्शन भी होती है। ठीक तो इसके लिए पेशेंट को सारी सपोर्टिव चीज़ें जो है वो काउंसिल करनी चाहिए। ठीक है तो मेरा जो बार बार ज़ोर यही है कि दिल के डॉक्टर्स जो हैं उनके लहजे भी नरम होने चाहिए और अपने पेशेंट्स की जो बीमारी है उसको अगर ये समझना शुरू कर दें कि पेशेंट क्या फ़ील कर रहा है सर तो वो फिर उसके बारे में मुहतात हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जैसे सर दिल की हम बात कर रहे हैं तो दिल के मरीज़ों को दिल को सुकून देने का बेहतरीन फार्मूला उनका क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन है तो चूंकि उसका जो दिल की बीमारी है वो और टाइप की है, एक गरीब आदमी की और टाइप की है, तो अगर हम दोनों को बैलेंस करके कोई अच्छा मशवरा दें तो क्या होना चाहिए? देखो बीमारी तो दोनों की एक जैसी है, सर बीमारी आप नहीं कह सकते। हाँ जो परेशानी है वो दोनों की मुख्तलिफ है। ठीक परेशानियाँ इसलिए कि गरीब समझता है कि मेरे पास है कुछ नहीं इसलिए वो लापरवाह है, ठीक है और जो अमीर है उसके पास है बहुत कुछ और उसको संभालने का मैनेज करना और छिन जाने का फ़िक्र बहुत ज़्यादा होता है। सर तो जिस तरह दुनिया में फ़िक्र है आखिरत में भी यही फ़िक्र होनी है, ठीक है उतनी हिसाब किताब आखिरत में भी गरीब के कम होने हैं अमीर के ज़्यादा होने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए जो कारोबारी हजरात हैं उन्हें जो बिज़नेस के उतार चढ़ाव हैं सर उनमें ज़रा केयरफुल होना चाहिए चीज़ों ठीक के। उनकी स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, या स्ट्रेस को फिर मैनेज करने के लिए अपने जो सॉल्यूशंस हैं, जो टूल्स हैं, पैरामीटर टूल्स हैं, वो ऐसे ज़रूर बनाने चाहिए कि जिनमें उनके लिए आसानी हो। सर तो कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं मैंने बिजनेसमैन तबके के अंदर भी देखी हैं और हमारे डॉक्टर्स के अंदर भी देखी हैं सर कि हम ट्रू प्रोफेशनल हायर नहीं करते, ठीक है हम हर काम के जुगाड़ खुद लगाते खुद माहिर बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है तो अगर बिजनेसमैन के पास अकाउंट्स का बंदा और रिस्क मैनेजमेंट का बंदा जो है और मार्केटिंग की टीम प्रोफेशनल है तो फिर उसका उतना रिस्क कम हो जाता है। सर इसी तरह डॉक्टर्स के पास उसकी प्रोफेशनल की टीम है, उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसका जो पेशेंट बर्डन है वो मैनेज हो जाता है। ठीक हो तो वो खुद स्ट्रेस में नहीं होगा तो डेफिनेटली अपने पेशेंट को बेहतर अंदाज में जो एक है अच्छा वो टाइम भी देगा, एक अच्छा काउंसलिंग टाइम भी अच्छी अच्छा होगी। टाइम दे सके। ठीक हो गया। अच्छा सर हम ये देखते हैं कि ऐसे मरीज़ जो दिल की बीमारियों की सदियों से दवाइयाँ खा रहे होते हैं और मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आगे के सवाल करते हैं डॉक्टर साहब यह दवाई मेरी किਦੋਂ छूटेगी, तो इसका क्या दवाइयाँ इनको लॉन्ग टाइम खानी होती है जब तक वो जिंदा है, या कहीं पे इस दवाइयों को कम भी किया जा सकता है? इसमें देखो दोनों तरह के पेशेंट का कसूर ज़्यादा है और कुछ हमारे प्रोफेशनल्स का भी एक इसमें रोल है। सर पेशेंट का कसूर ये है कि पेशेंट को जिस वक्त पे समझाया जाता है वो उस वक्त पे एक तो चेकअप के लिए नहीं आता। ठीक है एक पेशेंट को बताया जाता है कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाई लेना इलाज का एक हिस्सा है। ठीक इलाज का दूसरा हिस्सा ये है कि आपको नमक नहीं लेना, ठीक है आपको ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम डाइट नहीं जिसमें नमक लेनी ज़्यादा हो। जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सबब बन रही हैं। ठीक है ठीक है, तो मरीज़ उसमें तो बिल्कुल एहतियात नहीं बरता, वो डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो या ठीक। दिल की बीमारियाँ हो, तो वो घर में जाके जो घर की बाकी फैमिली खाना खा रही होती है वही वो खाना खा रहा होता है, या घर में उसके ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं होते कि वो उसको उसके afford लिए अलग से खाना बनाया बन जा सके या अफोर्ड किया जा सके। सर तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, वो डॉक्टर अगर उसमें सपोर्ट कर दे कि आप मरीज़ का खाना जो है वो नमक वाला पहले निकाल दें बगैर नमक के और बाकी में आप नमक ऐड कर लें, ठीक और उसको भी कहें कि अगर आप आदत डाल लें अपने आप को तो ये आने वाले वक्त में आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। ठीक तो एक तो ये वजह है कि उसकी एहतियात नहीं करता तो जिसकी वजह से उसकी दवाइयाँ छूट नहीं पाती। ठीक दूसरी चीज़ ये है कि समटाइम दिल की बीमारी ऐसी होती है जिसमें उसे दवाई तो लेनी है, लेकिन दवाई के साथ साथ उसके जो बाकी ऑर्गन्स हैं उसको भी बचाना है। ठीक तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ सिर्फ इसलिए नहीं दी जा रही होती कि उनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, सर बल्कि उसके बाकी एंड ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए भी दी जाती हैं ठीक कि उसको हार्ट अटैक से बचाया जा सके और उसकी किडनीज़ को डैमेज होने से बचाया जा सके, उसकी आंखों को बचाया जा सके। सर तो इसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म दवाइयाँ हैं जो उसे लेनी है। ठीक हो गया।
अच्छा सर, दिल की बीमारी के साथ साथ या हाई ब्लड प्रेशर के साथ हम देखते हैं कि पेशेंट जो है मर्दाना कमज़ोरी का भी रिपोर्ट होता है। वो कहता है कि मेरे पट्ठे काम नहीं करते, मेरा जो है ना वो फैमिली सिस्टम सारा तबाह हो गया और मुझे उस तरह की इरेक्शन नहीं आती। तो क्या इसका कोई असर होता है इन दवाइयों? देखिए, ब्लड प्रेशर की कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं इसके ऊपर आपकी जो साइकोलॉजिकल डिज़ायर है सर, इसके ऊपर डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, पेशेंट इसके बारे में अवेयर नहीं है, सर, उन्हें एज को मद्देनज़र रखते हुए ख्याल करना चाहिए कि ऐसी अद्वियात पेशेंट को दी जाएं कि जिनसे से कम ऐसे असरात आएँ, सर, या पेशेंट को काउंसल कर दिया जाए कि आपको ये जो मेडिसिन दी जा रही हैं इसके साथ इस तरह के बुरे असरात आने हैं, सर, इसके साथ आपको ऐसी डाइट का ख्याल रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को जो है वो कंटिन्यू रखना है, सर, और बीमारी को सर पे सवार नहीं करना। ठीक, तो मेडिसिन के असरात जहाँ होते हैं ज़्यादातर ये साइकोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं। ठीक, हमने अपने सर पे सवार कर लिया होता है कि ये इस वजह से हो रहा है। ये बीमारी ऐसी है कि इससे मुझे कमज़ोरी हो रही है। ठीक है। हाँ अच्छा सर, अगर हम अब चूँकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास आखिरी 3-4 मिनट हैं, जी जी। अगर हम सोशल सर्कल की बात करें कि दिल का मरीज़ अगर अपने आप को सोशलाइज करता है तो ये उसको कितना हेल्पफुल होता है? देखो, सोशलाइज तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात की है, हमने अपने दोस्त खो दिए। ठीक है, हमारे पास ज़िंदगी में वो रिश्ते ख़त्म हो गए जिनके अंदर बैठ के हम खुल के कहका लगा सकते थे। ठीक, तो ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शामिल रहें जहाँ पे बैठ के आप इस चीज़ से आज़ाद जो हो आपके सकें लंगोटिए कि होते आप हैं। जो भी बात करते हैं वो बुरी है या अच्छी है, उसके ऊपर वो खुश होंगे और आपको डिप्रेस नहीं करेंगे। ठीक, तो इसमें लंगोटिए तो मिलने अब बड़े मुश्किल काम है, ठीक, लेकिन आप जब पार्क के अंदर जाते हैं, आप बाहर निकलते हैं, आपको एक एक्सपोजर मिलता है, वहाँ आपको एक सोशल सर्कल मिलता है, सर, वहाँ डिफरेंट एज के लोग होते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होती है। इसलिए अपनी ज़ात के लिए, मर्द हो या ख़वातीन हो, टाइम निकालना चाहिए। और घर के मर्दों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि जहाँ पे हेल्थ आपकी है, आपकी बीवी की हेल्थ भी उतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इसी तरह बीवी की जो सोचना चाहिए कि अगर उसका शौहर हेल्दी है तो उसका पूरा घर जो है वो खुशबाश रहेगा। ठीक, तो दोनों मियाँ बीवी मिलके अगर वॉक पे जाना शुरू कर दें तो उनकी अज़वाजी ज़िंदगी में भी बहुत सारी बेहतरी आएगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो घर के माहौल में वो डिस्कस नहीं कर सकते, बाहर डिस्कस करते हैं, ठीक, करेंगे। बाहर जाके उनको कुछ और ख़वातीन मिलेंगी, मर्द को कुछ और दोस्त मिलेंगे, तो थोड़ा सा अपने आप उनका को सर्कल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ के जब घर आएंगे तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और वो उनकी बीमारी पे एक मुस्बत असरात छोड़ेगा। सर थैंक यू सो मच। आपने बड़ी ज़बरदस्त और मुदल्लिल गुफ्तगू की और मैंने कोशिश भी की कि एक सोशल सर्कल के साथ साथ दिल की बीमारियों के हवाले से भी हम बात करें। अच्छा सर, हमारे पास आखिरी 1.5-2 मिनट हैं, तो डॉक्टर आसिफ इसहाक का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक अपने आप को खुश कैसे रखे? देखें, मेरा पैगाम यही है कि अपने दिल की हिफाजत कीजिए और हर एस्पेक्ट से कीजिए, सोशली भी और इमोशनली भी, और इसके साथ साथ जो आपका टाइम पे चेकअप है उसको टाइम पे चेकअप को करवाएं। ज़रूरी नहीं कि आपने दवाई लेने के लिए जाना है, सर, और बेहतरीन मुआलज वही है जो आपका चेकअप करके आपको कह दे कि अभी आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगले 6 महीने बाद दोबारा एक चेकअप कराने आएँ। और मरीज़ को भी ये सोचना चाहिए कि फ़ीस देने का कतन मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर ने दवाई लिख के भेजा है। फ़ीस देने का मतलब ये होता है कि डॉक्टर ने आपका चेकअप करके आपको बताया है कि अब हेल्दी हैं माशाल्लाह, और अगले चंद महीने आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारने हैं वो हदायत लेके आएँ और उसके ऊपर अमल करें। और इसके ऊपर एक हमारा एक फ़ोरम है, इसका मकसद यही है और जिसका स्लोगन ये है कि आपका दिल महफूज हाथों में है और हम उस दिल की केयर करते हैं। उसके ऊपर हमारी एक हेल्प लाइन है जो दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसके ऊपर जो भी लोग रब्ता करना चाहें वो करें। इंशाल्लाह महसूस होगा कि दिल को मरीज़ों का हम किस तरह से ख्याल रखते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर आसिफ इसहाक साहब जो कि चीफ कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट किया, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की और सोशलाइज तरीके के साथ आप लोगों के साथ आसान अल्फाज में मैसेज डिलीवर करने की भरपूर कोशिश की। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई सवाल जवाब, कोई हमारी हेल्प या किसी भी तरह का आप डॉक्टर साहब से कोई कॉन्टैक्ट चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी अच्छी और बुरी राय
जो भी आपका दिल चाहता है वो आप लिखिए, लेकिन ज़रूर लिखिए। जब आप लिखते हैं तो हमारी आवाज़ मज़बूत होती है, और हमारी आवाज़ जब मज़बूत होती है तो हमें काम करने में ज़्यादा आसानी होती है। और हम आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि अपने गेस्ट को बुला के आपके दिए गए कमेंट्स की आरा के अंदर जो है वो एक अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करें। आप हमारे प्रोग्राम को अपने सोशल सर्कल में और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा हो सके। मुझे और डॉक्टर आसिफ इसहाक भट्ट, फिर इसके साथ ही हमारी जो सोशल मीडिया टीम है या हमारी प्रोडक्शन टीम, उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।